तो मैं आपको ये बता रही थी कि उस दिन हमने जो किया, ये चैप्टर किया था पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। आप लोग सब थे उस क्लास में। तो बच्चे तो हमारे पास इसमें यस आज मैम। अभी 23 बच्चे हैं क्लास में, सारी क्लास आई नहीं है। और तो पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता किया था, जिसमें हमने 6 महीने तक के बच्चे के पोषण के बारे में समझा था। पहले हमने पूरा पोषण समझा था क्या होता है, स्वास्थ्य समझा था, स्वस्थता समझा था, सब क्या होता है। उसके बाद हमने 6 महीने के बच्चे के पोषण के बारे में समझा था कि उसे माँ का दूध दिया जाता है, और माँ के दूध के फ़ायदे हमने समझे थे। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे 6 महीने का बच्चे से ऊपर। तो जो बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे क्या पोषण, उसके लिए क्या सही पोषण होता है। तो हर अवस्था में जो है हमारा पोषण अलग अलग हो जाता है। कैसे अलग अलग हो जाता है आप बताओगे थोड़ा? मैम चैप्टर कौन सा है? बेटा चैप्टर आपका, आपकी बुक में मुझे नहीं पता कौन सा है। पोषण, स्वास्थ्य और पोषण स्वस्थता। स्वास्थ्य स्वच्छता। ओके नाइन्थ मैम। चैप्टर। पोषण, स्वास्थ्य, स्वस्थता, सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर। आपकी बुक में वो चैप्टर नंबर 9 होगा शायद। यस मैम, 9 चैप्टर। तो अभी आप लोग मुझे ये बताइए, अलग अलग अवस्था में अलग अलग पोषण होता है या हर अवस्था में एक ही पोषण होता है? मैम अलग अलग पोषण। अलग अलग कैसे अलग अलग होता है, क्या अलग अलग होता है उसमें? मैम पहले छोटे बच्चे कुछ नहीं खा सकते, वो खाली माता का दूध पीते, फिर उनके दांत वात निकल आते हैं तो वो खा सकते हैं खाना थोड़ा थोड़ा। हाँ, और हर अवस्था में ही हर व्यक्ति का पोषण अलग अलग उसकी अवस्था के अनुसार होता है। तो जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं इसके, आईसीएमआर के, आईसीएमआर पता है क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वेरी गुड। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें दिए हुए हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो कि हमें हर अवस्था के व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। क्योंकि अभी आपने खुद बोला कि जब बच्चा 6 महीने का है तो जब उसके दांत निकल आते हैं तो उसके खाने की आवश्यकताएं अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे ही जब वो और बड़ा हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, तो हर उम्र में पोषण की आवश्यकता बदलती जाती है एज की ग्रोथ के हिसाब से। ऐसे ही जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो वृद्धि स्फुरण होता है, ग्रोथ स्पर्ट होता है बॉडी में, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और बदल जाती हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही जो एडल्ट्स होते हैं या स्पेशल नीड्स जिनकी होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है या फिर जो लोग बीमार हैं उनकी स्पेशल नीड्स हैं। ठीक है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, रोगी की आवश्यकता अलग होगी। और रोगों में भी अलग अलग अवस्था है, किसी के डायबिटीज़ है, किसी का बीपी है या थायराइड है या कोई भी और प्रॉब्लम है। तो हर एक रोग के हिसाब से भी पोषण की आवश्यकता बदलती जाती है। वृद्धावस्था में पोषण की आवश्यकता अलग होती है। तो उसके लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस दिए गए हैं आईसीएमआर की तरफ से। उन्होंने रिकमेंड किया कि इतना एक दिन के अंदर इतनी कैलोरी, इतना कैल्शियम, इतना आयरन, हर एक अवस्था का उन्होंने पूरा दे रखा है कि एक व्यक्ति को इतना मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा तो क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो अगर लोगों को उतना वो ले पा रहे हैं, आपको लगता है सब लोग पूरा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ले रहे हैं? नो मैम। कैसे पता चलता है हमें कि वो उतना नहीं ले रहे हैं? मैम वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो हमें दिखाई देते हैं कि कई लोग काफी कमजोर हैं। तो कमजोरी कैसे दिखाई देती है, आपको क्या लगता है, कैसे पता चलता है हमें कि कमजोर है?
उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं। जिनकी हड्डी दिखती है वही कमजोर होता है? मुंह में और भी होते हैं। कैसे पता चलता है? मैम खून की कमी वाले कमजोर हो सकते। हाँ, तो कैसे पता चलता है हमें कि इनके अंदर खून की कमी है? हाथ वगैरह पीले पड़ने लग जाते हैं। हाँ, तो उनका जो फेस होता है उसमें थोड़ा पीलापन हो जाता है, ग्लो नहीं होता, आईज उनके हमें। हाथ हाँ, हाथ। क्या होता है उनके हाथ पे? क्या होता है उनके हाथ पे बेटा? पीलापन हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा उनकी बॉडी में आ जाता है वो पीलापन, वो वैसा स्किन में ग्लो नहीं रहता है। ज़्यादा ही अगर खून की कमी हो जाती है तो नाखून भी खराब हो जाते हैं, वो भी चम्मचों का आकार के हो जाते हैं अगर एनीमिया की सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, और अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये प्रॉब्लम है तो उन्हें भी पीका की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि वो मिट्टी चूना ये सब खाना पसंद करने लग जाती हैं, उनका दिल करने लग जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें आयरन की कमी हो रही है अंदर। तो ये भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, और एनीमिया तो पूरी उसके अंदर आ जाता है, जन पोषण के कार्यक्रम के अंदर आ जाता है कि लोग एनीमिक हैं। हाँ, और लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा समस्या पाई जाती है एनीमिया की। तो ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अवेयरनेस की जाती है। और आपको पता है इससे फिर कैसे निपटा जाता है? अब हमें दिख रहा है कि कई लोग कमज़ोर हैं, किसी की हड्डियां निकली हुई हैं, कईयों में पीलापन है, या और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमार हो सकते हैं वो। तो आपको क्या लगता है इससे कैसे निपटा जाता है? सरकार क्या करती है फिर इसके लिए? कुछ करते हैं हम लोग फिर उसके लिए, या सरकार कुछ करती है इसके लिए? मैम उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं और टीका लगवाते हैं। कैसे फिर भोजन कौन उपलब्ध करवाता है? मैम सरकार भी करवाती है, जैसे आंगनबाड़ी वाले में। आंगनवाड़ी में भोजन मिलता है किसको? मैम बच्चों के लिए मिलता है, मदद के लिए। कितने छोटे बच्चे जो वहां पर होते हैं उनको खाना मिलता है? हाँ बच्चों को भी। तो क्या आपके स्कूल में भी खाना मिलता है क्या? यस मैम। किस यस मैम। मिलता है? क्या बोलते हैं उसको? मिड डे मील। मिड डे मिड डे मील मील। मिलता है। कौन सी क्लास के बच्चों को मिलता है वो? 8 to 8। हाँ, 6 to 8 आपका स्कूल है तो वहाँ उन क्लासेस को मिड डे मील मिल जाता है। यस मैम। हाँ, तो अब ये जो मिड डे मील जो आपके स्कूल में मिलता है, आंगनवाड़ी में मिलता है, या प्राइमरी स्कूल में मिलता है, ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आ जाते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत का मतलब है कि बहुत सारी योजनाओं को मिला करके एक कर दिया गया, तो उसका नाम बन गया एकीकृत या समेकित बाल विकास योजना। तो बच्चे का विकास करना था। हमने देखा कि बच्चों को उतना जो रिकमेंडेड डाइटरी उनको चाहिए है, रिक्वायरमेंट है डाइट की, उतनी पूरी नहीं हो पा रही। तो या तो अब हम खुद उसका अरेंजमेंट करें, पेरेंट्स अवेयर हों इस बारे में। अगर पेरेंट्स नहीं अवेयर होते या नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को चिंता होती है। वैसे सरकार चिंता क्यों करती है इस बारे में? उसको क्या प्रॉब्लम है? कोई कुछ भी कैसा भी रह रहा हो अपने खर्चे पे, सरकार क्यों चिंता करती है इस मामले में? सपोज आपके अड़ोस पड़ोस में या 2 गली छोड़ के या 3 गली छोड़ के कोई लोग हैं जो आपको पता है कि काफ़ी कमज़ोर हैं, तो क्या आप जा जा के उन्हें खाना खिलाओगे जैसे सरकार सबको खाना खिला रही है मिड डे मील में? यस मैम। कब? रोज़? रोज़ आप उनको खाना खिलाओगे? नो मैम, कभी कभार।
कभी कभार मैम कोई खिला भी दोगे? व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से खिला सकता है। कभी हैं कोई भी व्यक्ति? अपनी क्षमता के हिसाब से खिला सकता है। हाँ, तो कभी कभी आपका दिल कर गया, थोड़ा तरस आ गया, तो आपने चलो खिला दिया, तो इसका मतलब तो वो दया के पात्र हो गए, तो आपने दया के रूप में उनको खिला दिया। तो सरकार क्या करे? सरकार तो रोज खिला रही है। क्यों खिला रही है सरकार? उसको क्या प्रॉब्लम पड़ी है लोगों की कि इनको कुछ भी है तो हाँ वो क्यों चिंता करे? वो कुपोषित हैं या उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, या वो कुपोषित रह करके ही जीते रहें, बीमार जीते रहें, सरकार क्यों चिंता करे? मैम क्योंकि उन्हीं व्यक्ति ने उनकी सरकार बनाई है और अपने देश के लोगों की वो रक्षा करना उनका कर्तव्य है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर वो देश के लोगों का तो इसका मतलब तो हर कोई काम छोड़ के बैठ जाए, फिर तो वो सरकार ही सबका फीड करती रहे। तो नो मैम। हम लोग काम कर रहे हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं कि सरकार का कर्तव्य है हमारा पालन करना। सरकार करे, क्योंकि हमने ही सरकार को वोट दिया था। तो अब सरकार जाने हमारी चिंता करना, हम क्यों काम करें? फिर तो हम सब आराम से बैठ जाएं। क्यों कर रही है फिर सरकार ऐसा? आपकी मदद क्यों कर रही है किसी कमजोर मैम व्यक्ति देश की? की फिर सही रहे, हैं? क्या सही रहे? देश की जनता सही रहे इसलिए। हाँ, देश की जनता सही रहे, लेकिन फिर वो क्या होगी? सरकार के काम आएगी ना। वो एक पीड़ित व्यक्ति की तरह नहीं रहेगा, सरकार पे बोझ बन के नहीं रहेगा। आज आप उसकी चिंता कर रहे हो तो कल को वो ठीक हो जाएगा और इंडिपेंडेंट बनेगा, उसका दिमाग ठीक रहेगा, अच्छा खाना खाएगा तो उसके हॉर्मोन्स ठीक रहेंगे, उसका मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा, तो वो अच्छा सोचेगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचेगा, कुछ काम करेगा तो देश के लिए टैक्स भी भरेगा, और टैक्स भरेगा तो सरकार जो सुविधाएं सबको प्रदान कर रही है इस टाइम पे, रोड्स की, स्कूल्स की, टैप्स की, वाईफाई की, या ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, इंटरनेशनल जितनी भी फैसिलिटीज़ दे रही है और ग्लोबलाइजेशन कर रही है, कोई भी काम वो सरकार कर रही है तो वो हमारे टैक्स के पैसे से आता है। तो अगर कोई व्यक्ति या जनता ठीक रहेगी उनकी, तो वो कल को कुछ काम करने के लायक होगी, सरकार पे बोझ तो नहीं बनेगी, देश पे बोझ तो नहीं बनेगी, उल्टा काम करके टैक्स पेयर बनेगी। तो सरकार के लिए कौन होते हैं उनके लोग? उनके ह्यूमन एसेट्स होते हैं, और अपने एसेट्स को वो इन्वेस्ट करती है कि उनके एसेट आगे बढ़ें, बढ़ोतरी पे रहें, बल्कि ऐसे ना हो कि डेप्रिशिएट हो। हम लोग पैसा लगाते हैं कहीं तो हम ये कहते हैं ना कल को इसकी वैल्यू बढ़े। एफडी में लगाते हैं तो हम यही कहते हैं ना पैसा बढ़ के मिलेगा हमें। प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि कल को इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। गोल्ड है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इसकी वैल्यू कल को बढ़ेगी। तो सरकार भी अपने लोगों में इन्वेस्ट करती है कि कल को ये देश पे बोझ ना बन के रहें, बल्कि देश के लिए कुछ करें। हो सकता है बाहर जाने लायक हो जाएं, कुछ और अच्छा काम कर दें, कुछ देश के लिए कुछ कर पाएँ, और जो हमारी ग्रॉस जो इनकम है, इकोनॉमी है, उसमें बढ़ोतरी करें। ठीक है, तो इसलिए सरकार जो है चिंता करती है कि कम से कम लोग बीमार हों और अच्छा उन्हें खाने को मिले और रहने को मिले, ताकि वो कुछ अपने लिए कर पाएँ और देश के लिए कर पाएँ। तो आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि शिशुओं को जब 6 महीने का जो शिशु होता है, अब उसकी जो दूध से पूर्ति नहीं हो पाती, अब उसे एक्स्ट्रा पोषण चाहिए है। तो एक्स्ट्रा पोषण कैसे मिलता है? हमें उसे कुछ खाना पीना शुरू करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं पूरक आहार देना या स्तन्य मोचन। ठीक है, तो उसके लिए उसमें क्या करना पड़ता है? क्या क्या खाने को देते हैं 6 महीने के बच्चे को? आप पानी शुरू कर सकते हो उसका। मैम थोड़ा सा, मैम जैसे कि मैम खिचड़ी हो गया मैम, दलिया मैम, वो थोड़ा सा बच्चों को खिलाना सिखाते हैं मैम। हाँ, जो बिल्कुल लिक्विड ही होता है, जिसमें बच्चे के चबाने की वो नहीं होती है और पचाने का डर ना हो कि प्रॉब्लम आएगी इसे पचाने में। हैवी नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो शुरुआत में वो जूसेस हो सकते हैं फल के, केला मैश किया हुआ हम मैम दूध बिस्किट। हाँ, बिस्किट भी उसमें वो घुल जाता है ना।
ऐसे ही रोटी भी दूध में भिगोई हुई या चूरी करी हुई बिल्कुल ऐसी ऐसी देते हैं, जिसमें अपना जो वो है, पहले शुरू शुरू में तो बिल्कुल ही लिक्विड लिक्विड देते हैं कि उसमें कोई फाइबर ना हो, धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा फाइबर शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे को एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसकी धीरे धीरे पहले हम एक एक चम्मच से शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे बच्चे का फिर टेस्ट भी डेवलप होता जाता है उसके अंदर, और फिर हम शुरू करते जाते हैं। तो है हमारे पास पूरक आहार का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है। स्तन्य मोचन का अर्थ या पूरक आहार, ठीक है। तो माता के दूध या ऊपरी दूध के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशु को उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दिए जाते हैं उन्हें पूरक आहार कहते हैं, और पूरक आहार देने की प्रक्रिया ही स्तन्य मोचन है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अब इसके अंदर तरल पूरक आहार में क्या क्या आ जाता है, ताज़े फलों का रस, कोई भी फल है उनका रस छान करके, ठीक है। अगर फल नहीं है तो सब्जियों का वो सूप टाइप भी निकाल करके दे सकते हैं, छान करके, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। फिर है मछली का तेल। अब मछली जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो लोग मछली का तेल भी यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास कौन से, हम जो वेजिटेरियन में कौन से तेल डाल सकते हैं बच्चे के आहार में, कौन से डाल सकते हैं, बादाम का हो गया, अखरोट का हो गया, हल्का सा एक एक ड्रॉप ही काफ़ी है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन समझते हो आप, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक टाइट होना, ठीक है, कब्ज हो जाना, उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तब भी बच्चे के जो दूध में एक बूंद भी हम जो है थोड़ा सा एक बूंद घी या तेल डाल करके उसका जो है मोशन आसानी से हो सकता है। तो ये बच्चे के दूध में डाल दिया जाता है कुछ बूंदे, और ये शुरू में उनको धीरे धीरे इनकी आदत डालते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट है बच्चे के लिए। तो आधा चम्मच तक हम बढ़ा सकते हैं, शुरू में एक एक दो दो बूंद से शुरुआत करके फिर कुछ बूंदों पे आ जाएंगे, फिर हम आधा चम्मच इतना उसके दूध में डाल करके उसे दे सकते हैं। अर्ध ठोस पूरक आहार, मसले हुए जैसे आलू है, अब बता दिया, जैसे केला हो गया मसल दिया, ग्रेप्स हो गए अंगूर, उन्हें मसल के दे दिया। तो जो भी सॉफ्ट हैं फल, उबले हुए अंडे का पीला भाग, सफ़ेद भाग, तो मसल करके दे दो, जो ना चबाने की आवश्यकता भी ना पड़े और आराम से डाइजेस्ट होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके उसकी डाइट में बढ़ाना है। स्ट्यू किए हुए फल, यानी कि जो पानी में अच्छे से उबाल लिए जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो स्ट्यू किए हुए फल दे सकते हैं। और फिर ठोस पूरक आहार में उसके दांत जैसे आने लगते हैं, है ना। दांत कौन से महीने पे आते हैं बच्चे के, चौथे पांचवें महीने में हमारे लग जाते हैं बच्चों के तो। अरे नहीं, तब तो गम्स बनते हैं, दांत आना शुरू होते हैं उसके बाद 7वें 8वें महीने के बाद शुरू होते हैं, पहले गम्स बनने लग जाते हैं। तो क्योंकि गम्स बनने लग जाते हैं तो इसलिए कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो कैल्शियम की साथ में जो होती है डॉक्टर वो दे देते हैं कि आप खिलाते रहो या सिरप पिलाते रहो, ऑस्टियो कैल्शियम की बॉटल दे देते हैं, नहीं तो छोटी छोटी वो उनकी टैबलेट्स होती हैं वो बच्चे को दे देते हैं, वो अपने आप मुंह में घुल जाती हैं, तो वो साथ में देनी होती है। क्योंकि बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, गम्स बन रहे होते हैं, तो वो कैल्शियम उसको ज़्यादा चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और उस टाइम वो पेनफुल प्रोसीजर भी होता है, दर्द भी होता है बच्चे को, और उसे अपने दांतों पे घिसने के लिए कुछ ठोस चाहिए भी होता है। तो जब इस टाइम पे 7-8 महीने का बच्चा हो जाता है तो उस टाइम पे उसे थोड़ा ठोस चीज़ें देनी चाहिए जिन्हें वो अपने दांतों में रख के चबा सके। तो उसके मसूड़ों का व्यायाम होता है, इसके लिए उसे खाद्य पदार्थों को चबाना भी आ जाता है। ऐसी चीज़ें गाजर, खीरा, ककड़ी का टुकड़ा, पके हुए चावल, रोटी का टुकड़ा, टोस्ट, बिस्किट, ये सब थोड़ा बहुत उसे चबाने के लिए दे सकते हैं, जिससे उसके जो है गम्स की एक्सरसाइज होती रहे, उसे चबाने को मिलता रहे, और इससे उसके जो दांतों में इरिटेशन हो रही होती है वो भी ठीक होती है, वरना उनको सेंसिटिविटी फील होती रहती है अपने अंदर। ठीक है। अब जब वो 1 साल का बच्चा हो जाता है तो 1 साल के लगभग वे सभी खाद्य पदार्थ खाने लगता है और जो परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं, तो सबके साथ उसकी डाइट डेवलप हो जाती है।
बट ये है कि वो अपने अमाउंट में ही खाएगा। अब अगर बच्चा सिर्फ बड़ों के साथ रह रहा है तो देखता है कि बड़े कितना खा रहे हैं, कितना पी रहे हैं, उसे पता नहीं चलता कि उसे कितना खाना है। तो वो आप खिलाते जाओगे, वो खाता जाएगा। कई बार बच्चे तो बताते ही नहीं है एक्चुअली। और जब बच्चों को भूख लगी है वो ये भी नहीं बताते। तो पेरेंट्स को खुद अवेयर रहना पड़ता है कि बच्चे को खाना देना है। वो बच्चा कभी नहीं बताएगा। आप उसे सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक आप खाने को नहीं दोगे, वो नहीं बताएगा। उसे बताना ही नहीं आता है। 1 साल का बच्चा तो बता भी नहीं सकता। तो पेरेंट को खुद ध्यान देना होता है कि खाना देना है। और बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। और कितना खिलाते जा रहे हो, आप खिलाते जा रहे हो तो वो ये भी नहीं बता सकता कि उसे कितना खाना है। आप सोच रहे हो बच्चा खाता जा रहा है तो हम खिलाते जाएं, तो बच्चे को नहीं पता होता। तो वो पेरेंट्स को खुद देखना होता है कि हाँ, इतनी देर में उसका पेट अब भर गया होगा, इनफ उसको मिल गया है। वो तो जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बट ये चीज़ें पेरेंट्स को ही ध्यान रखनी होती हैं। और अगर आप मिर्च वाला खिला रहे हो, कैसा भी आप खिला रहे हो, बच्चा खा जाएगा, चाहे उसे टेस्ट पता चलता हो। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में सिर्फ बड़े पेरेंट्स ही हैं, तो वो बड़े ग्लासेस में पानी पी रहे हैं, तो बच्चा भी बड़े ग्लास में पूरा 1-1, 2-2 ग्लास जितना आप पी रहे हो उतना पानी पी जाएगा। उसे नहीं पता चलता कि वो बच्चा है और उसे कम पीना है या ज़्यादा पीना है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी बच्चे को ना ये नहीं बताना चाहिए कि वो बच्चा है। क्योंकि जब आप बच्चे को ये बताते हो कि तू बच्चा है, तो तेरी कैपेसिटी कम है, तो इसका मतलब आप उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहे हो। जब तक आप बच्चे को ये नहीं बताओगे कि तू बच्चा है और तुझे कम खाना है या कम काम करना है या हमसे छोटा है या हमसे इन्फीरियर है, तब तक उसे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। वो इक्वली मानता है अपने आप को। इनफैक्ट बच्चों को तो भगवान का रूप माना जाता है, तो बच्चों में तो भगवान वाली शक्ति होती है। इसके पीछे तो एक स्टोरी भी है कि एक बड़े बच्चे को एक छोटे बच्चे ने, जो कुएं में गिरते हुए बच्चे या दूर से कहीं उसे फंस गया था, वो उस छोटे बच्चे ने उसे बाहर निकाल लिया। गांव के किसी भी व्यक्ति ने इस बात पे विश्वास नहीं किया कि छोटे से बच्चे ने बड़े वाले बच्चे की हेल्प करके उसे बाहर निकाल लिया जहां वो फंसा हुआ था। लेकिन एक बूढ़ा आदमी था, उसने उस बच्चे की बात पूरी ध्यान से सुनी और उसने इस बात पे विश्वास किया कि हाँ, तूने निकाल लिया। तो बाकी लोगों ने उससे पूछा कि आपने इस बच्चे की बात पे विश्वास क्यों किया है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि इस बच्चे को नहीं पता ये बच्चा है, ये सब सिर्फ आपकी सोच में है कि ये बच्चा है। जब तक उसे ये बात नहीं पता कि वो बच्चा है, तब तक वो उसने अपनी पूरी एनर्जी से काम करा। जिस दिन आप उसको ये बता दो कि तू बच्चा है और तू नहीं कर सकता है, उस दिन वो करना छोड़ देगा। क्योंकि जो आप उसके माइंड में फीड करोगे, उसके माइंड में वही फीड हो जाएगा। बच्चे का माइंड बिल्कुल नया और फ्रेश होता है, तो हम जो उसके माइंड में फीड करते हैं वैसा ही उसके माइंड में फीड हो जाता है। जैसे कि हम बच्चे को माइंड में क्या फीड करते हैं कि हम तो तुझे थप्पड़ लगा देंगे, तूने पलट के हमें थप्पड़ नहीं लगाना, हम बड़े हैं। ऐसा करते हैं ना हम बोलते हैं ना, अरे बड़ों पे हाथ उठाता है, अरे बड़ों से लड़ाई करता है, अरे बड़ों से ऐसा बोलता है। लेकिन हम बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं, छोटे बच्चे को बोल देते हैं, उसे 2-4 लगा भी देते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो छोटा है तो हमारा हक बनता है हम उस पर हाथ लगा दें, हम उसे कुछ भी कह दें, हम उसे कुछ भी कर दें। लेकिन हम साथ में उसको सिखा देते हैं कि तूने हमें नहीं कहना। अगर हम उसे ना सिखाएं छोटे बच्चे को ये बात, तो क्या करेगा वो उल्टा हाथ चलाएगा। हाँ, वो भी चलाएगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि वो छोटा है या बड़ा है। वो बराबर ही रहेगा, वो पूरा बराबर रहेगा। तूने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा, मम्मी ने मारा तो मैं भी मारूंगा। जिस दिन जब उसे मम्मी बता देगी अरे तूने मुझे नहीं मारना, तो वो रुक जाएगा, क्योंकि वो बात भी मानेगा। वो इतना छोटा होता है, वो सारी बात मानता है। जैसे आप उसे बताओगे वो वैसे करेगा। आप बोलोगे अच्छा मैं तो तुझे पीट दूं, तू मुझे नहीं पीट सकता, तो वो इस बात को भी मान जाएगा कि वो छोटा है। जो आप उसको सिखा रहे हो वो सीख रहा है। तो हमें कभी भी बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए तुम्हारी कैपेसिटी कम है, तुम छोटे हो तो इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकते। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, उसका माइंड बहुत फ्रेश होता है। आप उसे जैसा सिखाओगे वैसा वो सीख जाएगा। तो कल को आपने भी बच्चे देखने हैं आसपास, आप अपने अभी भी घरों में अपने बच्चे देखते होगे, कल को आपके अपने बच्चे होंगे। देन दिस इज़ अ लर्निंग कि आप कभी भी बच्चे को ये मत जताओ कि तू छोटा है और तेरी कैपेसिटी कम है। ठीक है, ओके मैम। तो
तो शिशुओं को दूध के अतिरिक्त दिन में कम से कम 3 बार पूरक आहार खिलाने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिशु को उसकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त भोजन मिल सके और दिन भर में 500 मिलीलीटर दूध से अधिक दूध की आवश्यकता बच्चे को नहीं होती है, और यदि उसे इससे अधिक दूध मिलेगा तो वह अन्य आहार नहीं ले सकता है। बाकी अपने अपनी बॉडी पे है। जो जनरल एस्टिमेट बताया आधा किलो दूध उसके लिए काफ़ी है कि दिन में आप 2 बार उसे इतना इतना करके दे दो तो आधा किलो मिल जाए उसे। ठीक है, दांत निकालना शुरू करे तो हमने खाने के लिए उसको साथ में चीज़ें देनी है। तो अगर माता के पास समय कम हो और शिशु के लिए प्रतिदिन ताज़े पूरक आहार ना बना सके तो उसे ऐसे मिश्रण तैयार करने चाहिए जो शीघ्र नष्ट ना हो और आसानी से बनाकर शिशु को दिए जा सकें। तो ऐसा हो कि एक बार में बनाया और बार बार उसे आप दे सकते हो। जैसे कई लोग घर में पंजीरी बना के रख लेते हैं, पिन्नी होती है ना, जैसे आपने देखी होंगी पिन्नी या पंजीरी। तो पिन्नी तो में तो ज़्यादा वो लड्डू की शेप ले लेती है, लेकिन पंजीरी थोड़ी ऐसे चूरा चूरा जैसी होती है। तो आपने वही बना करके रख लिया और आप उसे डेली खिलाते रहें। तो मतलब ऐसे रेडी आइटम्स रख लो जो बच्चा आराम से खा भी ले और आपको रोज़ बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है और बच्चे का नरिशमेंट पूरा हो जाए। विभिन्न खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंग की दाल, चने की दाल, मूंगफली, तिल आदि को भूनकर भली प्रकार पीसकर उनका पाउडर बनाकर डिब्बे में रखा जा सकता है। यदि इन मिश्रणों को साफ हवा बंद डब्बे में रखा जाए तो ये कुछ महीनों तक खराब नहीं होते और इन्हें पानी या दूध में पकाकर चीनी या गुड़ में मिलाकर दलिए के रूप में शिशु को खिलाया जा सकता है। तो यानी कि आपने रेडी करके रख लिया है पाउडर, अब आप उसे उसी टाइम फटाफट मिक्सिंग करके थोड़ा पका करके दे दो तो वो हैंडी हो जाता है। अच्छा, पूरक आहार देते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पूरक आहार बच्चे को देते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या दिशा निर्देश होते हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, थोड़े से मुश्किल, पहले 1 चम्मच से स्टार्ट करो, बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाए, फिर धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ाते रहो। और जो खाना है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे दो बच्चे को, एकदम से जलता हुआ गरम गरम भाप वाला खाना मत दो, बच्चे की जीभ जल जाएगी, वो बता भी नहीं पाएगा। भली प्रकार से खाना पका हुआ और सॉफ्ट होना चाहिए, डाइजेस्ट करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए बच्चे को। आहार तरल रूप में होना चाहिए, जो पहले शुरू में स्टार्ट करते हैं, एकदम से सॉलिड नहीं देना, बच्चे को उल्टी हो सकती है या फंस सकता है उसके गले में, उसे आदत नहीं होती है खाने की। मोटे छिलके, बीज, रेशे ये सब उसके खाने में नहीं होने चाहिए। पूरक आहार पौष्टिक होना चाहिए। अधिक सुगंध वाले खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए और बच्चे को अच्छे लगे खाने में, वो खुश हो, इस टाइप का खाना बनाना चाहिए पूरक आहार। और बच्चे को क्या हेल्प चाहिए ठीक रहने के लिए? बच्चे का टीकाकरण होना चाहिए उसके प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो माँ के दूध से उसे जितना मिल रहा था वो पहले दूध से जो मिलता है वो 3 से 4 महीने चलता है, उसके बाद 6 महीने के बाद हमने दूसरा आहार शुरू कर दिया है। अब उसे प्रतिरक्षण की और ज़रूरत है। और हमने अभी बोला कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से उन्हें जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं, तो उन्हें जो है इम्यूनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। जो आपने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे तो उसमें भी यही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हेल्थ और वेलबींग के लिए, उसमें यही है कि जो शिशु मृत्यु दर या माता मृत्यु दर है उसे कम किया जाए। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है। तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार होकर के या इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है ठीक से, उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाने के लिए एक तो टीकाकरण है ही है। अगर माँ का दूध उन्हें मिला है तब भी वो बच्चा थोड़ा स्वस्थ रहेगा, तो उसके अंदर प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी।
एक हो गई प्राकृतिक, जो हमारी स्वाभाविक अपने अंदर ही एंटीबॉडीज बन रही हैं, और दूसरी है उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। उपार्जित होती है जो हमने एक्वायर करी, इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी ने एक्वायर करी। एक्वायर कहाँ से करी, ली कहाँ से, हमने टीकाकरण से ली है, या एक बार कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी उस टाइम डेवलप होती है उस बीमारी की वजह से, तो तब हमारे अंदर एक्वायर हो जाती है वो। ठीक है, जब हमें कोई संक्रामक रोग होता है और हम उससे ठीक हो जाते हैं तो शरीर में जो उसके प्रति विशेष रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उपार्जित हो जाती है। और दूसरा तरीका है कि हमने वैक्सीनेशन करवाई। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है ऐसा कि जिससे हम ठीक हो जाते हैं? क्या होता है वैक्सीनेशन में? अभी सब मैम लोगों ने उसमें बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्या होती है उसके अंदर, जैसे अभी आप लोगों ने कोरोना की भी करवाई है, जो उसके अंदर क्या होता है कि वही रोगाणु उसके अंदर होते हैं, माइल्ड या डेड कह लो, ने डेड वायरस कह लो, डेड बैक्टीरिया कह लो, जो जिससे हमें, मान लो आपको टाइफाइड से बचाना है तो टाइफाइड का टीकाकरण करने के लिए तो आपको टाइफाइड का ही जो वायरस है वो वैक्सीन के थ्रू आपके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। जब वो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि आपको इन्फेक्शन फैला दे। तो आपकी बॉडी में वायरस घुस गया तो अब आपके अंदर जो है एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए तैयार होंगी। तो इसका मतलब अब आपकी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं। एक बार ये एक कोई अंदर अटैकर घुस गया है तो उससे लड़ने के लिए सेना तैयार हो गई। तो सेना तैयार होकर के उसे मार देती है, और मार देती है तो आपको जो, जब आप वैक्सीनेशन कराने जाते हो तो आपको एक दिन के लिए फीवर आता है। वो इसीलिए आता है कि आपके अंदर जो है वायरस का अटैक हो गया है और अब आपके एंटीबॉडीज उससे लड़ रहे हैं। तो जब वो लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं या बहुत ही माइल्ड रोगाणु होते हैं जो हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। और एक बार वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई तो वो हमेशा के लिए बन के वो उसकी आर्मी तैयार हो गई। तो इसका मतलब अब हमने उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ली है अपने शरीर के अंदर। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के थ्रू ऐसे इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। अब है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री चलाती है नेशनल लेवल पे। इसके अंदर मिशन इंद्रधनुष है, उसके अंदर टीकाकरण अभियान चलाते हैं और इसमें 2 साल से कम आयु के शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होता है। तो 2 साल से कम के लोग बच्चे हैं उनका टीकाकरण हो रहा है। इंद्रधनुष के अंदर आपको कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? मैम 7। तो 7 तरह की बीमारियों के लिए आपका इसके अंदर टीकाकरण होता है। ठीक है, आपकी बुक में टेबल दी हुई है टीकाकरण की। तो आपको मिलता है बच्चे को बीसीजी का टीका, टेटनस का टीका, ओपीवी का टीका, ओरल पोलियो वैक्सीन। हम पोलियो का, हाँ, ओपीवी है ओरल पोलियो। ओरल का मतलब मुंह के द्वारा, जो मुंह के द्वारा जो पोलियो की जो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। फिर है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और खसरा। इन सब बीमारियों के लिए जो है ये नेशनल टीकाकरण चलता है। क्वेश्चन आपको इसमें से क्या आ सकता है कि टीकाकरण कौन कौन से टाइम पर होता है बच्चे का? ठीक है, अगर बच्चों को लग गए हैं लूज मोशन तो क्या करते हैं? छोटे बच्चे को लूज मोशन लग जाए तो, क्योंकि ये भी जानलेवा बीमारी है। अगर आप माँ को इलाज करना नहीं आया उस टाइम पे बच्चे का लूज मोशन लग गए हैं, बार बार उसे पॉटी आए जा रही है और वो कुछ खा नहीं पा रहा है, जैसे खिलाते हैं उसे मोशन आ जाता है पतला पतला। क्या होता है उससे? उसके जो सारा न्यूट्रिएंट होता है वो मोशन के थ्रू सारा निकल जाता है और निर्जलीकरण की अवस्था हो जाती है। शरीर में पानी सारा सूख जाता है क्योंकि पानी सारा निकल गया, न्यूट्रिएंट सारे उसके थ्रू निकल गए। तो फिर क्या करते हैं, कभी लूज मोशन लगता है बच्चे को तो उसे अतिसार की स्थिति कहते हैं। अतिसार हो गया है, उस रोग को बोलते हैं अतिसार। तो हम देते हैं ORS का घोल,
सुना होगा ओआरएस का घोल तो। यस मैम। तो उस टाइम पे ओआरएस का घोल दे करके बच्चे को, उसमें नमक चीनी का घोल होता है, वो हम घर पे भी बना सकते हैं, है ना। तो नमक एक चुटकी और चीनी 1 चम्मच, पानी और थोड़ा सा हल्का सा नींबू, नहीं तो फिर जो रेडीमेड पैकेट आता है वो भी, बस आपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में देना होता है, जिससे कि क्या होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया होता है निर्जलीकरण की वजह से, वो ठीक बना रहे, अंदर जो न्यूट्रिएंट का जो इम्बैलेंस हो रहा है वो ठीक बना रहे। तो बहुत से बच्चे देश में हमारे, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड, अतिसार की वजह से मर जाते हैं इसी। वाहेगुरु बोल ओदे चरणी तू टिकल, वाहेगुरु बोल ओदे चरणी तू टिकल, रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा। भाई आप गाने सुन रहे हो, ये भजन सुन रहे हो, तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? हर्पीस सिम्प्लेक्स है, कुपोषण के कारण बच्चों में क्या बच्चे को क्षय रोग जैसे संक्रामक रोग होने की संभावना अधिक होती है। कुपोषण में क्या क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया। अतिसार की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य के संबंधी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है क्षय रोग जैसे संक्रामक रोग होने की संभावना अधिक होती है। जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ भोजन की कमी होती है वहाँ शिशुओं में क्षय रोग अधिक होता है। और हर्पीस, प्राइमरी हर्पीस सिम्प्लेक्स जैसे संक्रामक रोगों की संभावना अधिक हो जाती है। स्तनपान अगर ना कराया जाए और ऊपरी भोजन भी ना मिले तो बच्चों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फिर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसी पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा बता दो उसके बारे में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तो पढ़ रखा होगा बेटा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नहीं पढ़ रखा है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो जब पैदा होते हैं तो उन्हें दूध अगर माता का नहीं मिल पा रहा होता तो बच्चों के अंदर क्या कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब शरीर में ऊर्जा का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। बच्चे को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो कमी हो रही है उसके अंदर कैलोरीज की। और प्रोटीन का काम होता है शरीर की बढ़ोतरी करना। तो जब शरीर को बढ़ोतरी करनी है, लेकिन प्रोटीन को ये दिखने लग रहा है कि शरीर की बढ़ोतरी कैसे करें, शरीर में तो बहुत थकान है और ऊर्जा ही नहीं है, तो बढ़ोतरी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे शरीर को ऊर्जा देना। बच्चे को सरवाइव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सरवाइव करने के लिए प्रोटीन जो है ऊर्जा देने का काम करने लग जाता है। तो जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को प्रोटीन की कमी हो रही है, क्योंकि प्रोटीन अपना काम नहीं कर रहा, ऊर्जा देने का काम कर रहा है। तो शरीर में ऊर्जा की तो पूर्ति हो रही है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की। तो डॉक्टर बोलता है ग्रोथ के लिए प्रोटीन दो। एक्चुअली में प्रोटीन ले रहा है लेकिन काम वो दूसरा कर रहा है, तो कमी दिखाई देती है प्रोटीन की। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब इसके अंदर 2 तरह के रोग होते हैं, क्वाशियार्कर और मैरास्मस। मैरास्मस आप नाम से याद कर लो, मरा मतलब मरा हुआ बच्चा, बिल्कुल सूखा हुआ बच्चा। एक इसमें जो सूखा हुआ बच्चा होता है बिल्कुल, उसको कहते हैं सूखा रोग, यानी इंग्लिश में मैरास्मस। और दूसरा है क्वाशियार्कर रोग। और क्वाशियार्कर में बच्चा गोलू मोलू सा होता है, उसका पेट मोटा होता है, फेस भी मोटा होता है, वो देखने में ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन वो गोल मटोल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया होता है, जल जमाव हो जाता है, जिसे कहते हैं एडिमा। तो ये आप वैसे पहले पिछले चैप्टर में आप कर चुके हो, जब आपने प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जो पोषण स्वास्थ्य स्वस्थता का 3rd चैप्टर किया था, उसमें हो चुका है ये। तो जब बच्चों में ये कमी होती है, कुपोषित होते हैं, तो ये क्वाशियार्कर और मैरास्मस रोग हो जाते हैं। और ये इसी टाइप के रोग होते हैं जिनमें बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है और निर्जलीकरण हो सकता है। तो ये कुपोषण के कुछ वो हैं खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स, जो अलग अलग तरह के रोग बच्चों को हो जाते हैं। रक्तहीनता बच्चों को हो सकती है कुपोषण की वजह से। पोषणात्मक अंधता यानी कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो रही है।
और जिसकी वजह से उनकी आईसाइट अफेक्ट हो जाती हैं। फिर है गलगंड रोग, रिकेटस और ओस्टियोपिनिया। रिकेटस है विटामिन डी की कमी की वजह से, ओस्टियो मतलब हड्डियों की में ही जो कमी हो रही है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ओस्टियोपिनिया। गलगंड है कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही, जिससे गला सूज गया है, गलगंड रोग हो गया है। ठीक है। पोलियो की अगर ड्रॉप्स ठीक टाइम पे उसे नहीं मिली तो पोलियो का रोग भी बच्चे को हो सकता है। और डिप्थीरिया गले का है, ये खांसी वगैरह जो हो जाती, काली खांसी। क्षय रोग आपको पता है, टीबी, खसरा आपको पता है दाने निकल आते हैं, ये काली खांसी, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये सारे जो हैं अगर कुपोषित रहेगा बच्चा तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो जाएंगी।